गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर तो बता दो यार एक बार। स्टार्ट करते हैं फिर। इसको शेयर कर देता हूँ मैं टेलीग्राम पे। आ जाओ यार सारे आ जाओ, सिलेबस खत्म होने वाला है बस। ठीक है, शेयर कर दिया मैंने यहाँ पे। वेट कर लेते 2 मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक सेकंड जाओ बस। बाकी बच्चों को भी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बाकी सब लोग बताओ, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? डीपी वगैरह बन रही है तुमसे? गुड इवनिंग। बस यार सिलेबस खत्म होने ही वाला है हमारा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्या क्या रह रहा है हमारा। तो ठीक है। गुड इवनिंग संजना। देखो टेक्निकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमारा 11th ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। तुम कह सकते हो मैकेनिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हमारे सिर्फ वेव मैकेनिक्स बच रहा है। उसके अंदर आ जाता है एसएचएम। ठीक है, एसएचएम एंड देन वेव्स। ये तो हमारे चैप्टर रह गए हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी है, वो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी रह रहा है। ऑफ कोर्स वो तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो तुम सीख जाओगे तो फिर 12th वगैरह किसी में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में तुम्हें पता ही है यार। बहुत अमेजिंग चीजें आ रही है पर्सनल मेंटोरशिप में। फुल सिलेबस टेस्ट आ रहे हैं अब तो। हर हफ्ते में तुम अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ मेंटोर नहीं, बाकी जो भी एजुकेटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। गूगल मीट्स कर सकते हो, वहां पर रेगुलरली हमारी गूगल मीट्स चल रही है। मेंटोर्स और एजुकेटर्स जो है वो पर्सनली ले रहे हैं बच्चों से, वन ऑन वन बात कर उनके डाउट्स ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें तुम सॉल्व कर सकते हो अपनी। ठीक है, सारी फीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन तुम्हें मिल रहा है। टाइम वेस्ट मत करो। अभी 5000 रुपीज का है ये। कूपन कोड 2 अक्टूबर तक अब तो हट चुका है वो। ठीक है, चलो वन शॉट में ही कंप्लीट कर देंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं। चलो इसके अंदर मेन हाइलाइट्स बता देता हूँ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले तो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन चैप्टर है ये, ठीक है, जिसको नहीं पता। एसएचएम का एसएचएम वाला जो पार्ट है जिसके अंदर मेन बात होती है वेव इक्वेशन की एंड देन एम्पलीट्यूड वगैरह की, वो सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक सेकंड रुको, इसको स्मॉल ही कर देता हूँ, एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज मत कर देना। ये दोनों तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। हर चैप्टर में मैंने तुम्हें बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। यहाँ पर ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। बट मेन बात ये नहीं है कि 1 से 2 क्वेश्चन बने या नहीं बने। मेन बात ये है कि इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें कितने अच्छे से आते हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट नहीं आए, तुम ऑल्टरनेट करंट में फंसोगे। तुम वेव ऑप्टिक्स आता है उसके अंदर फंस जाओगे। इसके बाद वेव्स चैप्टर, चलो वेव्स चैप्टर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने आप में, बट काफी सारी चीजें होती है जिसके लिए एसएचएम इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर तुम फंस जाओगे अगर तुम्हें एसएचएम नहीं आता तो। इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही पेज के अंदर मैंने, वन शॉट में हो जाएगा, एक ही पेज के अंदर मैंने सारी चीजें लिख ली है। इसको मैंने सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया है। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, एक हमारे पास इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी वाली, उसी से पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाता है। उसमें जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक को एक एक करके स्टडी कर लेंगे। फोर्स एसएचएम के अंदर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एसएचएम के अंदर, तुम्हारा रेजोनेंस क्या होती है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कुछ भी किसी को डाउट है तो बताओ। गुड इवनिंग संदीप। चलो डाउट नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट, वरना इसके अंदर कुछ टॉपिक्स तो मैंने छोड़ दिए, जैसे डैम्पिंग वगैरह आता है, नहीं आता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजोनेंस पढ़ लोगे हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो ओके। पीरियोडिक मोशन से स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक वर्ड से सबसे पहले तुम्हें क्या याद आ रहा है? पीरियोडिक, पीरियोडिक के अंदर क्या छुपा हुआ है? पीरियड, पीरियड, पीरियड छुपा हुआ है इसके अंदर। पीरियड मतलब जैसे तुम्हारे स्कूल में पीरियड्स लगते हैं। आज ये वाला पीरियड, उसके बाद ये वाला पीरियड, उसके बाद ये वाला पीरियड, टाइम के हिसाब से हमने सेगमेंट कर दिया, डिवाइड कर दिया हर एक चीज को। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, रिपीट कर रहा है अपने आप को आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन और द रेपिटेटिव स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम।
ठीक है, रेपिटेटिव मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो हो गया, या फिर अर्थ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया। ये सारी चीजें क्या है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियड वाइज हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, कोई डाउट नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये हो गया तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियड, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट साइकिल और ऑसिलेशन मेजर इन सेकंड्स। टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी नहीं है, कैपिटल टी पूरे टाइम पीरियड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ अ पेंडुलम, ये एक एग्जांपल है। इफ अ पेंडुलम टेक्स 2 seconds टू स्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बैक टू लेफ्ट, इट्स पीरियड इज 2 seconds। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। टाइम पीरियड एंड नॉर्मल टाइम, यहाँ पर क्या है, सारी चीजें बेसिक बेसिक है, जो कि डायरेक्टली इन्होंने बता दी है। यहाँ से बस घुमा फिरा के दो तीन चीजें बन जाती है, उसी डाउट को तुम्हें क्लियर करना है, उसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, जैसे, एक सेकंड को, एक ना फ्रेश पेज ले लेता हूँ मैं, वरना बार बार स्क्रॉल करते रहेंगे हम। ठीक है, देखो, एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे जाके एक पेंडुलम मैंने बना दिया, अभी तो यहाँ पर है, पहले ये लेफ्ट गया, उसके बाद ये राइट गया, सिंपल। अब लेफ्ट पे ये था मान लो, ठीक है, लेफ्ट से ये, एक सेकंड को, लेफ्ट से ये राइट गया, ठीक है, सिर्फ एक साइड का मोशन हुआ, इसमें लगे मान लो 1 सेकंड। तो इसका जो स्मॉल टी है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा, वो हो जाएगा 1 सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब यहाँ से वापस जहां से इसने स्टार्ट किया था, क्योंकि रिपीटिंग मोशन कब होगा, रेपिटेटिव कब होगा, जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, एंड देन फिर से मोशन करेगा। अगर ये, ध्यान से समझो, अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया और इस पॉइंट से यहाँ पर वापस ही नहीं आया और आगे चला गया, तो फिर तो नॉर्मल हमारा लीनियर 1D वाला मोशन हो जाएगा। हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम कह रहे हैं ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कब कर रहा है, जब उसने जहां पर स्टार्ट किया था वहां पर वो वापस आया, फिर उसने वो बॉडी सेकंड पॉइंट पर गई, सेकंड पॉइंट से वो वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गई, और ये मोशन बार बार करिए, तभी पीरियोडिक मोशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया, जब यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस इनिशियल पॉइंट पर जब लौट गई, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल टी। इसमें कितने लगे, 2 सेकंड, जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, टोटल लग गया टाइम पीरियड 2 सेकंड। ठीक है, तो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी के बीच में यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल एंड कैपिटल टी के बीच में ये डिफरेंस है। चलो, इतना पार्ट क्लियर हो गया है, तो फिर हम टाइम पीरियड के बाद पढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, 1 सेकंड मेरे को टाइम दे दो, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड में आ रहा हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, किसी को डाउट नहीं है तो बता दो, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो बता दो, वरना फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी की बात कर ली थी, टाइम पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इनवर्स, या फिर डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो क्या होगा, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकंड मेजर्ड इन हर्ट्ज। मतलब टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड है, या फिर ऐसे समझो, 1 सेकंड, 2 सेकंड में बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गई, इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गई 2 सेकंड के अंदर, मतलब टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, हाफ हर्ट्ज। ठीक है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस, या फिर ऐसा मान लो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकंड, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल्स इसने करे हैं। तो बेसिकली बॉडी ने क्या किया यहाँ पर, इस केस में क्या किया, बॉडी 2 सेकंड में वापस आई, 2 सेकंड में बॉडी वापस आई, है ना, 2 सेकंड में वापस आई, मतलब 1 सेकंड में बॉडी ने कितना साइकिल कंप्लीट किया, हाफ। अगर एक बॉडी मान लो इनिशियल पॉइंट पर है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पर है एंड 4 सेकंड लगते हैं इसको वापस आने में, 4 सेकंड लगते हैं इसको वापस आने में, मतलब 2 सेकंड जाने में एंड 2 सेकंड आने में। तो इसने साइकिल, या फिर ऐसे समझो टाइम पीरियड इसका क्या होगा, कितने साइकिल इसने कंप्लीट किए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसने कितना साइकिल कंप्लीट किया, 1/4।
जो भी टाइम होगा उसका इनवर्स कर दो, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी जो भी होता है उसका इनवर्स कर दो, ये होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अम, हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया है। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, क्लॉक्स पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ हैज अ पीरियोडिक मोशन। ऑफ कोर्स क्लॉक का पेंडुलम है, आगे पीछे होता था, अब तो पेंडुलम वाले क्लॉक आते नहीं है खैर, बट स्टिल। नेक्स्ट, अर्थ्स रोटेशन अराउंड द सन इज पीरियोडिक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 365 डेज, हर 365 डेज में। अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया, 365 डेज, ठीक है, 365 डेज। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1/365, क्योंकि 365 में एक कंप्लीट हो रहा है। अगर डेज की बात करें तो, अगर ऑफकोर्स उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो डेज से, आवर्स आवर्स में सेकंड्स, तो वही चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? एक बॉडी है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन में। बस थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझ जाओ, न्यूमेरिकल पार्ट आसान है। अभी तक हम क्या बात करते थे? पीरियोडिक मोशन में एक बॉडी है, वो अपने ही साइकिल ऑफ मोशन को रिपीट कर रही है। जैसे अर्थ है, सन है ये, अर्थ ने क्या किया, रिवॉल्व कर लिया पूरा, और बार बार करती रहेगी, हर साल करती रहेगी। तो ये क्या, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड के साथ साथ ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। पेंडुलम वाला एग्जांपल भी हमने देख लिया है। लेकिन पीरियोडिक मोशन स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है? सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कह रहे हैं, है तो ये पीरियोडिक, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बॉडी है वो आगे पीछे मूव करेगी सिर्फ, एंड एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये पास करेगी हमेशा। मतलब पेंडुलम अगर हैंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ भी हो, बात एक ही है, ये मोशन कर रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिकली तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जब आगे पीछे कर रही है विद एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, विद एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, उनके बीच का जो पॉइंट होगा वो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब लेफ्ट टू राइट बॉडी जो स्विंग कर रही है, सिंपल आगे पीछे मूवमेंट, ये होता है तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन क्या, मूवमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन थ्रू द इक्विलिब्रियम टू द अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक पेंडुलम है, पेंडुलम की एक लिमिट होती है ना, कि लेफ्ट तक वो यहीं तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स राइट में भी वो एक पॉइंट तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, ये बात भी क्लियर है। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस में जब बॉडी मूव कर रही है एंड बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है उनका, ये होता है तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन जिसको हम कहते हैं बेसिक, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का द सेंट्रल पॉइंट अबाउट व्हिच द सिस्टम ऑसिलेट्स, एट दिस पॉइंट द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, ठीक है। जब बीच में होता है तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। रिस्टोरिंग फोर्स, इसको फोर्स में अलग से भी पढ़ सकते थे, बट अभी तुमने स्प्रिंग पढ़ लिया तो उसमें तुम्हें डायरेक्टली बता सकता हूँ। और फोर्स दैट एक्ट्स टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन मेनी सिस्टम्स लाइक स्प्रिंग्स, मतलब के एक्स, के एक्स होता है ना रिस्टोरिंग फोर्स, के एक्स, ये वही चीज है, ठीक है। कोई बात नहीं डोरेमी, नो प्रॉब्लम। फिजिक्स में अभी 140 तक यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट में नहीं, कोई बात नहीं, शशांक सही है यार, 140 इज फाइन, मतलब 140 में कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी काफी टाइम है, इंप्रूव हो जाएगा, इजीली इंप्रूव हो जाएगा। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जेई मेंस एंड नीट के जो प्रीमियम डीपीपी है उसके अंदर भी जेई मेंस के क्वेश्चन ही भरे हुए हैं मैंने, मैक्स टू मैक्स तो जेई मेंस के क्वेश्चन ही है। प्रीमियम डीपीपी को फॉलो करो अच्छे से, या फिर जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लो, हो जाएगा, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। 140 भी अगर आ रहा है फिजिक्स में तो बहुत अच्छा है, 140 खराब स्कोर नहीं होता है, इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ 40 मार्क्स है, मिस्टेक बुक से देखो कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं ना, एग्जैक्टली कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, कि मतलब 12th का कोई स्पेसिफिक चैप्टर है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो वीक है, उसके ऊपर काम करो, ऐसे ही मार्क्स बढ़ेंगे। चलो, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा हो गया तुम्हारा, के एक्स, ठीक है। चलो, डिफरेंसेस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, ये सबसे मेजर पॉइंट है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ये मैंने जब तुम्हें समझाया था पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी इंडिविजुअली, तभी मैंने जो बता दिया था कि ऑसिलेटरी जो है वो सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन होता है, पीरियोडिक क्या है, कोई भी पीरियड अगर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, कोई भी पीरियड अगर रिपीट हो रहा हो। यहाँ पर देखो, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, लेकिन पीरियोडिक मोशन हमेशा ऑसिलेटरी नहीं होता। क्यों? ऑसिलेटरी मोशन क्या है, जब टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। पीरियोडिक तो अर्थ का मूवमेंट भी है, लेकिन ऑसिलेटरी थोड़ी है, अर्थ पे जो मूवमेंट है वो ऑसिलेटरी नहीं है, पीरियोडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज नहीं हो रहा, सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी नहीं होते। चलो,
अब आ जाते हैं एसएचएम में, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का, इसी के ऊपर मेन फोकस करना है हमें। ये समझ जाओगे, आधा सारा चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, एंड रेस्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। देखो, SHM is a specific type of oscillatory motion where the restoring force is directly proportional to the displacement and always directed towards the equilibrium position। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स F इज माइनस के एक्स, मैंने तुम्हें बता दिया था। मेन समझो क्या कह रहा है, हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स मतलब के एक्स, रिस्टोरिंग के एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ही है जो हम पढ़ने वाले, पेंडुलम का मूवमेंट एंड ऑल दैट, तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो, के एक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें याद रख लो क्योंकि मैथमेटिकल इसमें से रिलेशंस बन जाते हैं। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बात तो है ही। अब देखो, जब पेंडुलम भी मूव कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है और राइट टू लेफ्ट अगर जा रहा है, तो बेसिकली मेन मोटिव क्या है, इक्विलिब्रियम पे आना है, या फिर इक्विलिब्रियम के थ्रू पास करना। जब बॉडी राइट पे चली गई तो ये वापस इक्विलिब्रियम पे जाएगी, जब लेफ्ट पे चलेगी तो वापस राइट की तरफ इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये तो काफी क्लियर पॉइंट है अपने आप में। ऑलराइट, चलो, नेक्स्ट क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ, F इज माइनस के एक्स, वेयर F इज द रिस्टोरिंग फोर्स, K इज द फोर्स कांस्टेंट। बताइए तुम्हें, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट कुछ भी तुम मान लो, मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये पूरा का पूरा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। X इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सिंपल बात है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट मान लो बाहर की तरफ है, तो फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगी ना, क्योंकि फोर्स को क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स, एनर्जी को रीस्टोर करना, वापस स्टोर करना, मतलब इक्विलिब्रियम पे वापस लाना। तो बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगी, फोर्स ऑपोजिट में लग के उसको वापस इक्विलिब्रियम पे ले आएगी, इसलिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। द मोशन इज गवर्न बाय द इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले ये क्या है ये बताओ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। ये है डबल डिफरेंशिएशन किसका, पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट को क्या आएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट को क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो इसको बेसिकली एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये होगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको भी यूज करेंगे जब जरूरत लगेगी, तो इसको याद रखो। दिस रिप्रेजेंट्स द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द रेट ऑफ ऑसिलेशन एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल बात है, यहाँ से क्या क्या है बताइए तुम्हें, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंड एक्स पोजीशन टी टाइम। चलो, नेक्स्ट इज एक से बच्चों, एक सेकंड जाओ बस, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, चलो, ये हो गया तुम्हारा मेन इक्वेशन जिसके ऊपर पूरा का पूरा एसएचएम बेस्ड है। सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन इसका अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स टी मतलब एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी मतलब टाइम को मल्टीप्लाई मत करना, ये इन टाइम टी इसकी बात हो रही है, कि टाइम टी में एक्स जो पोजीशन है वो कितनी होगी उसकी बात हो रही है। तो एक्स टी कितना है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सबके ऊपर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर के एक्स भी आ जाता है, बहुत बार तुमने देखा होगा, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एस मैक्स या फिर एक्स मैक्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखो, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने तुम्हें बताया था। इसका फॉर्मूला भी होता है एक 2 पाई एफ, ये वाला फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन में देख लिया था। इसका एक और फॉर्मूला होता है जब तुम्हारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के आ जाता है, तो इसका ओमेगा का फॉर्मूला जो है रूट अंडर रूट में के बाय एम। ठीक है, अंडर रूट में के बाय एम, ये हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला। नेक्स्ट, टी इज टाइम, क्लियर कट है, बिल्कुल सिंपल बात है।
टी क्या है? टाइम। कॉस तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। फाई, इस वाले सिंबल को जिसको नहीं पता इसको फाई कहते हैं। ये होता है तुम्हारा फाई, ठीक है। इज द फेज कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशंस। अब फाई क्या बताता है हमें, देखो। हर, जब भी बॉडी मूव कर रही है, देखो इसको, जो दूसरा पेज लिया था उसमें समझाता हूँ मैं तुम्हें। मेन हमारा पेंडुलम वाला ही केस होता है, क्योंकि उसी के ऊपर हम बेसिकली एसएचएम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें हर एक पॉइंट को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक ये वाला कुछ पॉइंट हो गया, बार बार इन पॉइंट्स के थ्रू बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है। ये जो एक्सिस है, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। ए क्या है? लेफ्ट का एक्सट्रीम, बी क्या है? राइट का एक्सट्रीम, ठीक है। ए क्या है? लेफ्ट का एक्सट्रीम, बी क्या है? राइट का एक्सट्रीम। बॉडी इसके बाहर नहीं जाएगी, ये इन दोनों की लिमिटेशंस है। इसके बाहर बॉडी नहीं जाएगी, ये राइट का एक्सट्रीम है, लेफ्ट का एक्सट्रीम है, ठीक है। मतलब बॉडी इसी के अलोंग मूव करेगी पूरे टाइम, इक्विलिब्रियम से पास करेगी। ए से बी जाएगी, बी से ए जाएगी। तुम्हारा एसएचएम हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर हर एक पॉइंट तुमने सेगमेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को मान लो, किस कुछ भी डिग्रीज पर, ठीक है। इन सेगमेंट्स में, इन सेगमेंट्स को हमने क्या कह दिया? फाइव, मतलब फेज, ठीक है। अब फेज डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स का हमने फेज ले लिया, इसको मान लो फाइव टू मान लो, इसको फाइव वन मान लो, ठीक है। उसके बाद फाइव टू माइनस फाइव वन तुम करोगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारा फेज डिफरेंस। इसी को हम कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें बेटर क्लियर हो जाएगा। तो फाइव होता है तुम्हारा फेज कांस्टेंट। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है और बाकी सारी चीजें क्या होती है, उनको देख लेते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो क्या होगा? इफ ए, एम्पलीट्यूड कितना है? 0.5 है अगर, द ऑब्जेक्ट मूव्स 0.5 मीटर्स टू द ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम, मतलब राइट का जो एक्सट्रीम है, राइट का जो एक्सट्रीम है यहां तक, जो भी है ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड। या फिर लेफ्ट का जो एक्सट्रीम है ये हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। राइट लेफ्ट तो बराबर है, तो किसी भी साइड पे तुम इधर साइड करके इसको सॉल्व कर लो। किसी भी साइड पे जाओगे, हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन 1 हर्ट्ज, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड। सिंपल बात है ना। 2 पाई इज इक्वल टू एफ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। ये तो बताने वाली बात भी नहीं थी। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड, एक सेकंड को, एम इज द मास, ठीक है। दिस शोज that the stiffer the spring, larger K, the higher the frequency of the oscillation and larger the mass, slower the oscillations. Obvious बात है ना। पेंडुलम का जितना ज्यादा वेट बढ़ाते जाओगे उतना स्लो ऑसिलेट करेगा। सिंपल, इसके अंदर तो कुछ नई बात नहीं है ना। जितना ज्यादा पेंडुलम का वेट होगा, ये बॉब है जो, इस बॉब पे जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। सिंपल बात है बिल्कुल। चलो, ये हमारा पार्ट हो गया। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हो एसएचएम के साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है एसएचएम, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अच्छा, किसको कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मैं वेट कर लेता हूँ 2-4 मिनट। नहीं है ना डाउट? कोई बात नहीं, ठीक है। वेट कर लेता हूँ मैं। एक और चीज इसके अंदर ऐड कर देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तुम्हारा एसएचएम बाय, या फिर कह लो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन। स्प्रिंग भी एसएचएम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग का भी देखो ना, कंप्रेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। जैसे क्लिक वाला जो पेन आता है ना, इसको पीछे से क्लिक करते हैं तो उसको क्लिक करोगे क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वहां पर। स्प्रिंग भी इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से कर लेंगे। आप बताओ, उसको कोई डाउट है तो क्लियर कर देंगे उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। वेट के लिए 2-4 मिनट। जल्दी बताओ यार, डाउट है तो जल्दी बताओ, वरना थम्स अप दिखा दो तो समझ में आ जाएगा मुझे। सब समझ आ रहा है तुम्हें कि टफ टॉपिक है थोड़ा सा? ठीक है ओके। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी इन एसएचएम कैन बी फाउंड बाय डिफरेंशिएटिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑफ कोर्स। dx by dt, यही कह रहा है, dx by dt।
डी एक्स बाई डी टी मतलब क्या है? डी एक्स बाई डी टी का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एक्स टी, एक्स एक्स, इस टी को मैं हटा देता हूँ अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था, इस टी को हटा ही देता हूँ मैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अब देखो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, मतलब इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, पूरा डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगी, सिंपल वही किया है हमने यहाँ पे। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगी, माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन, कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, माइनस साइन हो गया ये, तो माइनस पहले आ गया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल। मैक्सिमम वेलोसिटी occurs when the object passes through the equilibrium position x equal to 0 where v max is equal to a omega। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लो। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब एट ए ओमेगा, ए ओमेगा से क्या मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमम वेलोसिटी। ए क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वी मैक्स आ जाएगा तुम्हारे पास, प्लस जब वेलोसिटी निकालनी होगी हमें तो हम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो, इतना पार्ट हमारा हो गया। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू ओमेगा इन अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि पोजीशन का स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं इसको कभी भी। इसकी फॉर्मूला शीट बना के तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलाज है इसके अंदर। अब किस टाइम पर क्या आ जाएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे काम आ जाएगा। अब जितने फॉर्मूलाज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फॉर्मूलाज तो उससे भी ज्यादा होते हैं, बट ये वाले फॉर्मूला हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए ऐसे टाइप के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एज डिस्प्लेसमेंट एक्स इंक्रीजेस मूविंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, जितना ज्यादा पोजीशन को तुम एक्स को इंक्रीज करते जाओगे, वेलोसिटी उतना ज्यादा डिक्रीज करती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। चलो, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी को डबल डिफरेंशिएट कर दो, माइनस मतलब अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन को डिफरेंशिएट करो तो माइनस कॉस आएगा, तो माइनस का माइनस रहने वाला है एज इट इज। एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर, साइन का कॉस हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। या फिर कह सकते हो पोजीशन को हमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती थी, ए ओमेगा पर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, ए ओमेगा स्क्वायर पर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, ए ओमेगा स्क्वायर पर। ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर पर क्या मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब ये तो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल वाली बातें हैं, इनको डिराइव करके कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को याद करो, बार बार लिखो। ठीक है, चलो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज रिफ्लेक्टेड इन द नेगेटिव साइन, ये बात भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर इसको तुम हाईलाइट कर लो, इस पॉइंट को, कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस भी डायरेक्शन में लग रही है, एक्सेलरेशन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये एसएचएम का रूल होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो, एनर्जी इन एसएचएम देख लेते हैं, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों पर फोकस कर लेंगे। टोटल एनर्जी क्या है, एसएचएम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव मोशन, of course energy is conserved, meaning that the total mechanical energy sum of kinetic and potential energy remains constant। ये जिसको नहीं पता वर्क एनर्जी पावर देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। फिर से मैं बता देता हूँ, के ई इनिशियल प्लस पीई इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल प्लस पीई फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल। ठीक है, सम, ये हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हाईलाइट कर लो। एम, एक सेकंड को, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऑफ कोर्स ये देखिए रहे हमें। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्या होगा, के एक्स स्क्वायर बाई टू, के एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाय टू। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑल द एनर्जी इज पोटेंशियल, ये तो तुम्हें वर्क एनर्जी पावर से भी पता ही होगा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद कर लो। के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की, मतलब पोटेंशियल आ गया हमारे पास, एंड काइनेटिक आ गया, पोटेंशियल आ गया, काइनेटिक आ गया, टोटल आ गया। अब तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमने टोटल में से पोटेंशियल को माइनस कर दिया, हमें काइनेटिक मिल गया, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो फिर काइनेटिक एंड पोटेंशियल को हमने ऐड कर दिया, हमें टोटल मिल गया, बिल्कुल, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म्स बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एज द सिस्टम ऑसिलेट्स बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। ऑफ कोर्स वो तो है ही, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल आ गया, फिर जैसे ही मूव कर रही है, अब लेफ्ट एक्सट्रीम पर चली गई, वहां पे पोटेंशियल आ गया, फिर वापस मूव कर रही है, मूव करते करते जब तक राइट एक्सट्रीम तक जा रही है, फिर से काइनेटिक आ गया, फिर राइट एक्सट्रीम पर पहुंच के फिर से पोटेंशियल आ गया। समझ रहे हो सिस्टम को, राइट एक्सट्रीम पर है पोटेंशियल क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड मूव किया, लेफ्ट की तरफ जा रही है, पूरे टाइम काइनेटिक है जब तक मोशन हो रहा है, मोशन होते होते तो मोशन रुक गया, बॉडी लेफ्ट एक्सट्रीम पर आ गई, पॉज ले लिया बॉडी ने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल पोटेंशियल पूरे बीच में काइनेटिक, ये इसका साइकिल होता है पूरा। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर हो चुका है। सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये देख लेते हैं कौन कौन सा सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं एसएचएम को। सबसे पहले तो मास इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से मास को अटैच करा तुमने, when the mass is displaced and released it oscillates back and forth due to the restoring force of the spring, kx वाला फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। एग्जांपल इसका बेस्ट जो मैंने तुम्हें दे दिया है, क्लिक वाला जो पेन होता है, क्लिक करोगे आगे जाके पीछे आ जाता है, स्प्रिंग का केस है एसएचएम, टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा, अ पेंडुलम अंडरगोस एसएचएम। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एक फॉर्मूला ही है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब भी किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड तुमसे पूछेगा तो तुम ये लगा सकते हो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम तुम्हें दे रखा है तो तुम निकाल सकते हो इसको, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, पूरा का पूरा रूट के अंदर है ये। क्या है ये, पेंडुलम का टाइम पीरियड, टी कैपिटल टी वाला टाइम पीरियड। ठीक है, कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, या फिर एक काम करेंगे एंड में पूरे को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा एसएचएम एक साथ। ठीक है, चलो ऑसिलेशन पीरियड देख लेते हैं अब। फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम टाइम पीरियड कितना आएगा यहाँ पे, मास ऑफ द बॉब जो भी है, एक सेकंड रखो, टी इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एम इज द मास, एक सेकंड, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसको, ये है मास, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एक और फॉर्मूला है ऑसिलेशन पीरियड निकालने का या फिर टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, ये बस फॉर्मूलाज है जो कि तुम्हें तुम्हारा टाइम सेव करेंगी, वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वरना टाइम पीरियड नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता, तुम्हें वापस बार बार इस वाले क्वेश्चन पे आना पड़ेगा यहाँ से, फिर यहाँ से बैठ के तुम्हें हर एक चीज को अगेन एंड अगेन डिराइव करना पड़ेगा। इतना टाइम है तुम्हारे पास इस टाइम कि तुम सारी चीजों को स्टार्टिंग से डिवाइड करो, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज तुम्हें दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि तुम इनको अप्लाई कर लो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला देने का यही मेन मोटिव है, डेरिवेशंस नहीं काम आने वाली है, इन फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी में जहाँ पे जरूरी थी मैंने तुम्हें बता दी थी वहाँ पे। ठीक है, चलो एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म्स बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एज द सिस्टम ऑसिलेट्स बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ऑसिलेशन पीरियड दो फॉर्मूला दे दिए, एक जब पेंडुलम का लेंथ पता है तुम्हें, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से डिवाइड करो, रूट कर दो, जब मास पता है तुम्हें और स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारे पास है, उसको डिवाइड करके रूट कर दो, 2 पाई सेम रहने वाला हमेशा। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक हमारी है, हाँ लास्ट टॉपिक ये है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। यहाँ पे एक डैम्पिंग भी आ जाए, डैम्पिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको मैंने स्किप करवा दिया है, डायरेक्टली हम फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस को देखेंगे। व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ड्राइव्स एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जब, तब ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये पहली बात है। सेकंड बात, जब यही एक्सटर्नल और बॉडी की नेचुरल वाली जो कह सकते हो बॉडी नेचुरली जिस
पीरियोडिक फोर्स से एसएचएम कर रही थी, एंड जो एक्सटर्नल फोर्स हमने दिया वो दोनों जब इक्वल है, उसी केस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझते इसको एग्जांपल से तब तुम समझोगे। व्हेन एन एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला है इसका, यहाँ से बेसिकली हमने इसको डिराइव किया, वाला फॉर्मूला डायरेक्टली कभी काम नहीं आता है, बट ठीक है, नॉलेज के लिए तुम्हें बता दिया है, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब एम इंटू एक्सेलरेशन प्लस बी, ये सारे क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है। एम बी ये सारे कॉन्स्टेंट है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मतलब ये पूरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, और ये पोजीशन अपने आप में, मतलब कांस्टेंट इंटू एक्सेलरेशन प्लस कांस्टेंट इंटू वेलोसिटी प्लस कांस्टेंट इंटू पोजीशन इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा एक्सटर्नल टी। ओमेगा एक्सटर्नल क्या है, जो भी एक्सटर्नल तुमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है इसको, ठीक है। एफ नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा एक्स टी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की जो भी तुमने फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पर, ये हो गया इसका फॉर्मूला मेन। फिर से देख लेते हैं इसको, एम क्या है, कांस्टेंट, एम बी के, ये सारे क्या कांस्टेंट वैल्यूज है। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया तुम्हें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, एक्स अपने में पोजीशन, तो पोजीशन का कांस्टेंट प्लस वेलोसिटी का कांस्टेंट प्लस एक्सेलरेशन का कांस्टेंट, इसको हमने ऐड किया है एंड हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलो, रेजोनेंस क्या है, जब यही एक्सटर्नल फोर्स तुमने दी है, बॉडी की नेचुरल जो है पीरियोडिक फोर्स से सेम होती है, अगर ऐसे समझो, एफ नेचुरल, एफ एक्सटर्नल और एफ नेचुरल जब सेम हो जाएंगे तब रेजोनेंस हो जाती है, ठीक है। ये किसका केस होता है, ये होता है रेजोनेंस का केस। occurs when the frequency of the external force matches the natural frequency of the system, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो गई तो रेजोनेंस हो जाती है उस केस में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला यहाँ पर तुम्हें ये दिया है, लीड्स टू लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। एग्जांपल, इफ यू पुश अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग at just the right frequency matching the swing's natural frequency, the amplitude of the swing increases significantly, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। स्विंग है, ये बंदा है स्विंग पर, स्विंग तुमने पीछे से पुश किया है, इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, और तुमने उसको क्या दी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्विंग की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी दी हुई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों जब सेम है, उसी केस में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, एंड एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। अब मैं पूरे चैप्टर को एक बार में सम अप कर दूंगा, उसके बाद किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताना, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो, जल्दी जल्दी मैं इसको सम अप कर देता हूँ एक बार, फिर देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। एक सेकंड, मुझे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब भी एक साइकिल में मोशन हो रहा है और वो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, जैसे पेंडुलम वाला मोशन हो गया फर्स्ट केस, सेकंड हो गया अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये हो गया तुम्हारे पीरियोडिक मोशन, पीरियड की तरह बार बार रिपीट हो रहा है, एक साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके अंदर आता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब पूरे पीरियड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, फ्रीक्वेंसी मतलब उसी का इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पर तुम्हें दे दिए। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन ही होता है एक तरीके का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब टू एंड फ्रो आगे पीछे वाला मोशन हो रहा है, जैसे पेंडुलम का हो गया, जैसे स्विंग हो गया, आगे पीछे वाला मूवमेंट हो रहा है। एक बॉडी है फिक्स्ड, एक पॉइंट है जो कि लेफ्ट एक्सट्रीम है, एक है राइट एक्सट्रीम, बीच में इक्विलिब्रियम, इसी के अलोंग बार बार मोशन हो रहा है, ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, बीच में इक्विलिब्रियम आता है, रिस्टोरिंग फोर्स आती है इसके अंदर, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक में डिफरेंस क्या है, हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, सिंपल बात है। अब एसएचएम की अगर हम बात करते हैं, एसएचएम के अंदर हमारे पास क्या आता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ऑसिलेटरी मोशन का, वही सेम चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द पोजीशन। एफ एफ रिस्टोरिंग या फिर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हर बार एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है, एक्स जो इक्विलिब्रियम से दूर हो रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, उसको बार बार इक्विलिब्रियम पे ला रहा है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की टेंडेंसी है, कि बॉडी जो भी मोशन करे उसको इक्विलिब्रियम पे लाना है। जैसे पेंडुलम अगर मूव कर रहा है तो वो लेफ्ट पे जा रहा है, तो फोर्स लग रही है जो उसको वापस बीच में ला रही है इक्विलिब्रियम पे, फिर वो राइट पे चलेगा तो फोर्स लग रही है जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पे, लेफ्ट पे या फिर बीच में ला रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा SHM and restoring force. Next है differential equation of SHM, d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0। ये क्वेश्चन हमें मिलता है, इसी की डेरिवेशन से सारी की सारी जो हम पढ़ते आगे ड्राइव करोगे, मतलब उसको सॉल्यूशंस फाइंड करोगे इसके, तो x पोजीशन कितना आएगा तुम्हारे पास, a cos ओमेगा t प्लस फाइ, फाइ क्या है, फेज फेज कांस्टेंट है, फिर फेज डिफरेंस जो भी तुम कह सकते हो फाइनल, ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
टी क्या है? टाइम। ए एम्पलीट्यूड, ये है कॉस। ए है एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ एक और फॉर्मूला था इसका, और अंडर रूट के बाई एम एक और फॉर्मूला है इसका। ठीक है, टी है टाइम, फाइव इज द फेज कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड ऐसे मान लो बॉडी यहाँ पर है, एसएचएम कर रही है, इक्विलिब्रियम से राइट एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर चुके हैं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन सिमिलरली ये है हमारे पास पोजीशन एक्स, तो एक्स को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो डी एक्स बाई डी टी करोगे तो इस पूरे को सॉल्व कर डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास क्या आएगा? सिंपल, तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब सब कुछ तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ओमेगा टी प्लस फाइव सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या कर सकते हो? पोटेंशियली क्या ही कर सकते हो तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट, सिर्फ और सिर्फ कॉस को डिफरेंशिएट करके आएगा माइनस साइन, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। ठीक है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए ओमेगा साइन, हाँ ओमेगा को बाहर कर दिया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा इस टाइम, वापस डिफरेंशिएट कर लेना, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस साइन को डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस कॉस आ जाएगा तुम्हारे पास। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है? एट ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? एट ए ओमेगा। सिंपल बात है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, बट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में लगती है। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं सिंपल सारे सिस्टम की तरह इसके अंदर भी काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एंड इनिशियल पोटेंशियल, या फिर काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम। ठीक है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है सिस्टम के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी जो हमेशा कंजर्व होती है सिस्टम के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। वर्क एनर्जी पावर में देख चुके हैं इस फॉर्मूला को। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर बाय टू। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, अब के की जगह तुम एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, के की जगह तुम एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम कह सकते हो इसको हमने टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करके निकाला है, बिल्कुल ऐसे निकाला है हमने इसको। ठीक है, चलो, एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकल गया क्योंकि के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है? जब बॉडी एसएचएम कर रही है, लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे है, देन राइट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पहुंच करके आ गया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर मोशन कर रही है, लेफ्ट टू राइट फिर से मोशन कर रही है, क्या आएगा? काइनेटिक। जैसे ही राइट एक्सट्रीम पे पहुंची, पोटेंशियल। फिर से राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, काइनेटिक। लेफ्ट पे पहुंचने के बाद पोटेंशियल। ठीक है, चलो, सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम देख लेते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ये सारी चीजें हमारे लिए कॉमन है। मास स्प्रिंग के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया, मास इज राइट्स टू बॉब, बिल्कुल पेंडुलम जैसे मोशन है वैसे ही है, सिंपल। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या आता है? जब स्मॉल एंगल थीटा से पेंडुलम मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है? पेंडुलम का लेंथ, जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑसिलेशन का एक और, मास स्प्रिंग का एक और इसका फॉर्मूला है, वो क्या है? 2 पाई इंटू मास ऑफ स्प्रिंग जो भी उसका मास डिवाइडेड बाय के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया है हमने। एक एक्सटर्नल एंगुलर फ्रिक्वेंसी बॉडी को प्रोवाइड कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी ओवरऑल फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा। अब अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी दोनों सेम है तो रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका इक्वेशन दे दिया और इसी से डिराइव करके हमने सारे फॉर्मूलाज निकाले। अब किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, मतलब फिर हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, क्वेश्चंस करेंगे फिर हम सीधा। ठीक है, इस स्लाइड को डिलीट कर देते हैं, अभी किसी काम की नहीं है। डाउट नहीं तो सब लोग थम्स अप दिखा दो, डाउट अगर है तो बता दो मुझे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर है ना? चलो, अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चंस देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो, क्वेश्चन अगर देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग।
मासलेस स्प्रिंग के एक एंड से ब्लॉक ऑफ मास एम को हमने अटैच कर दिया, ठीक है, विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे मास है, ठीक है, मास एम। अब क्या कह रहा है, द मास इज हेल्ड इन हैंड्स द स्प्रिंग इज नीदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड। मतलब अभी हमने क्या किया बेसिकली, जो मास है उसके नीचे अपने हाथ को प्लेस कर दिया है, यहाँ पे अपना हाथ हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। एक सौ इसको हटा देता हूं मैं, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर किसी ने अपना, ठीक है, हाथ प्लेस कर रखा है, ताकि अब उसने पुश भी नहीं किया है, उसने नीचे भी नहीं खींचा है, फिर छोड़ने भी दिया उसको, वहीं पर रखा है ताकि इक्विलिब्रियम में रहे वो। समझ गए, स्प्रिंग ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना ही एक्सपैंड हुआ है, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सडनली द सपोर्ट ऑफ द हैंड इज रिमूव, एकदम से हाथ को हटा दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाएगी। द लोएस्ट पोजीशन अटेन्ड बाय द मास ड्यूरिंग द oscillation is 4 centimeter below the point where it was held in hand। below the point where it was held in hand मतलब इससे भी नीचे 4 सेंटीमीटर जाता है ये, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन हमसे पूछ रहा है, मतलब एकदम से एक्सपैंड करेगा फिर वापस स्प्रिंग जहां तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा वहां तक तो जाएगा ये, राइट। अब देखो ये हो गया मेन तुम्हारा केस। अब तुमने देखा होगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रहा है 4 सेंटीमीटर तक, है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्टली टिक कर दोगे ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, जो कि कंप्लीटली गलत है। क्यों, वापस जाओ हमारे पेंडुलम वाले केस में। यहाँ पर किसी एक एक्सट्रीम पर, किसी भी एक एक्सट्रीम पर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, किसी भी एक एक्सट्रीम पर। यहाँ, या फिर तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, या फिर तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, किसी भी एक साइड के एक्सट्रीम पॉइंट तक आता है हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब समझो, अगर किसी भी एक साइड तक एम्पलीट्यूड जाता है तो फिर टोटल वाले को हम क्यों काउंट करेंगे यहाँ पर, मतलब बेसिकली ये क्या कह रहा है, जब 4 सेंटीमीटर बॉडी नीचे जाएगी, 4 सेंटीमीटर तक ये एक्सपैंड करेगी क्योंकि हाथ को एकदम से हटाए, देन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड वापस से यहाँ तक आ जाएगी। मतलब 4 सेंटीमीटर के बीच का जो पॉइंट है वो हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एंड बॉडी बेसिकली इसके अबाउट ऑसिलेट करेगी, ठीक है, अगर ऑसिलेट कर रही है तो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगी। मतलब एम्पलीट्यूड कितना आएगा इक्विलिब्रियम से किसी भी एक्सट्रीम तक, इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, 4 सेंटीमीटर के हाफ पर, 4 सेंटीमीटर के हाफ पर है इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से किसी भी साइड में अगर तुम एम्पलीट्यूड लोगे तो कितना आएगा, आंसर बताओ मेरे को अब। यहाँ से किसी भी साइड में अगर तुम एम्पलीट्यूड लोगे तो कितना आएगा, कुछ भी आंसर गेस करो, चाहे गलत आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गेस करो, आंसर तो कम से कम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बॉडी गई है 4 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, ये है टोटल एक्स, या इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी एक साइड पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके बीच में, इसके अलोंग टू एंड फ्रो बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो किसी भी एक साइड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर के बीच में है ये, कितना होगा, किसी भी यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, सेम ही होगा दोनों साइड से, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका फिर, ये तो हमारे पास एक्स आ गया है, तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। अरे यार गैस कर लो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बताओ तो सही कम से कम। क्यों नहीं हो रहा यार अभी भी सॉल्व, तुमसे इतना तो बता दिया मैंने, इससे मतलब इसके बाद तो हो ही जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं हो रहा तुमसे, इतना पार्ट तुम्हारा क्लियर हो ही गया है। 4 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड हुआ है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है, एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पूछ रहा हूँ तुमसे, किसी भी एक साइड पर। इक्विलिब्रियम पे आया मतलब क्या हो, 4 सेंटीमीटर के हाफ पर आ गया है ना, 4 सेंटीमीटर का हाफ, इतना तो बता दे तुम्हें, 4 सेंटीमीटर के हाफ पर आ गया है तो एक साइड पे कितना होगा, टू ही तो होगा ना ऑफ कोर्स। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जाएगा, इसी का लॉन्ग ये ऑसिलेट करेगा, इक्विलिब्रियम है बीच में। हाँ बिल्कुल, M7 बिल्कुल सही आंसर है, 2 सेंटीमीटर किसी भी एक साइड में कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो,
टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज, मतलब ए सेम है, एफ सेम है, along the same straight line they cross one another when going opposite directions. The phase difference between them when their displacements are one half of their amplitudes. phase difference मतलब phi 2 minus phi 1 पूछ रहे हैं हमसे phase, ठीक है. phase difference between them when their displacements are one half of their amplitudes, ठीक है. मतलब जो phase difference है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, एक साइड के एम्पलीट्यूड का हाफ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अभी बॉडीज कैसी है ये तुम इमेजिन कर लो. एक बॉडी है यहाँ पर, ये सेकंड बॉडी है, ठीक है. इनका ऐसे मान लो, एक ये बॉडी है और इसी के पीछे इसकी सेकंड बॉडी भी है मान लो, ठीक है. पेन चेंज कर देता हूँ मैं. इसी के पीछे जो है सेकंड बॉडी है, ठीक है. एक्सेस सेम है, एक्सेस जो है वो सेम है, ठीक है, सेम एक्सेस है. अब वाइट वाली अगर यहाँ पर जा रही है तो रेड वाली जो है वो इस साइड जा रही है. अब ये दोनों जब ये दोनों मतलब कह सकते हो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये यहाँ पर जा रहा है तो व्हाइट वाला जो है वो फिर यहाँ जा रहा है. अब ऐसे ही डायरेक्टली इनका एसएचएम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये केस है. अब हमें कंडीशन क्या क्या दी है ये देखो. क्रॉस वन अनदर गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर वन हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, मतलब एक्स कितना हो गया एम्पलीट्यूड का हाफ. तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सिंपल बात है. एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. वापस जाओ, जिसको याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, वापस जाओ एंड यहाँ पे आके देखो. एक से देखो, यहाँ पर एक से देखो. लॉग ऑफ मास एम, ठीक है, यहीं से देखो. एक्स इज इक्वल टू, इसको डिराइव करके दिखाता हूँ मेरे को. यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गया है, एक्स जो है, एक्स कितना दिया तुम्हारा a/2. अरे यार, ये क्या हो गया, a/2, ठीक है. अब एक्स कितना है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ठीक है. यहाँ पे अब एक्स की जगह a/2 को रखो, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो सेम रहेगा. एक्स या फिर ओमेगा टी प्लस फाइव कर दो इसको माइनस के एक्स की जगह, ठीक है. ओमेगा टी प्लस फाइव. अब इसको तुम्हें आगे सॉल्व करना पड़ेगा. एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट करो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को सेम रहने दो. अरे यार, एक सेकंड चलो, ठीक है. साइन साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ कब होता है एट 30 डिग्रीज एंड 150 डिग्रीज, ठीक है. साइन हाफ कब होता है एट 30 डिग्रीज एंड 150 डिग्रीज. यहाँ पर क्या होता है, साइन क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है. मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव कितना आएगा तुम्हारा, 30 एंड 150 के अप्रोक्स. ये हो गया तुम्हारा 5/2, एक हो गया तुम्हारा 5, इसको 5/1 कर दो, इसको कर दो 5/2. हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, द फेज डिफरेंस मतलब 5/2 माइनस 5/1. तो 5/2 कितना है 150 डिग्रीज, 5/1 कितना है 30 डिग्रीज. फेज डिफरेंस कितना आएगा 5/2 माइनस 5/1 विच इज इक्वल टू 150 माइनस 30 कितना होता है 120. तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 120 डिग्रीज, ठीक है. ये हो गया प्रॉपर सोल्यूशन. हाँ, 120 डिग्रीज, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50, के है 50. अब यहाँ से फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन, जो तुम्हें डेटा दिया उसको लिखो, जो भी डेटा उसको लिखो. यहाँ से क्या मिल रहा है तुम्हें, एम इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू 50, ब्लॉक इज इक्वल टू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू 5. या फिर मीटर में लिखना है तो 0.05 कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करके लिखो ना एक बार में, इतना टाइम थोड़ी है.
इक्विलिब्रियम पोजीशन जब x 0 एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, ठीक है ठीक है ठीक है, t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t is, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, a sin ओमेगा t, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, a sin ओमेगा t, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमें। अब देखो, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट होता है a sin ओमेगा t। अब ओमेगा को तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हारे पास a भी है, sin t, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें ओमेगा निकालना, ओमेगा कैसे निकालोगे, अंडर रूट k बाय m, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने तुम्हें, फॉर्मूला अभी बताया था ना तुम्हें कि ओमेगा का निकालना होगा, और हमें मास और स्प्रिंग वाला केस दे दिया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास, ये कर देंगे। k बाय m करो, k कितना है 50, k कितना है तुम्हारा 50, m कितना है, मास कितना है 2 kg, मास कितना है 2 kg, 50/2 कितना होता है तुम्हारा 25, 25 का रूट कितना होता है 5 रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गया तुम्हारे पास ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमसे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ए साइन ओमेगा टी में इसको डाल दो। तुम्हारे पास और क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है ना, पुल टू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा 0.05 मीटर में, साइन जैसा है वैसे रहने दो, ओमेगा कितना हो गया 5 रेडियन पर सेकंड, कैलकुलेट किया भी, और टाइम, टाइम को टी रहने दो, 0.05 साइन 5 टी मीटर, 0.05 साइन 5 टी मीटर, एक्स इज इक्वल टू 0.05 साइन 5 टी मीटर, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, बताया था मैंने तुम्हें, ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा, ए ओमेगा पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, ए ओमेगा स्क्वायर पे हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है, बताया था मैंने तुम्हें। ओमेगा से ए से ए कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, सिंपल ओमेगा, एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट, तो बचेगा आंसर ओमेगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ पीरियड 12 सेकंड्स, मतलब कैपिटल टी, टाइम पीरियड तुम्हें कितना दिया 12 सेकंड्स, ओके। आफ्टर 2 सेकंड्स इट पासेस टू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से पास करता है आफ्टर 2 सेकंड्स। वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 3.142 सेंटीमीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस इज, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एक सेकंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, मतलब हमें क्या कह दिया है, टाइम पीरियड कैपिटल टी दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल टी, आफ्टर 2 सेकंड्स इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, वेलोसिटी इज फाउंड टू बी वी दे दिया हमें, ठीक है। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो वी कितना होता है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये होता है वेलोसिटी। अब देखो, यहाँ पे जब वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई है, इस फॉर्मूला में जो जो तुम यूज कर सकते हो उसको लिखो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ क्या होता है 1/t, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम 2 पाई/t, है ना, वही चीज लिखी हमने, तो ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा है 2 पाई/t। ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो निकालना है, कॉस ओमेगा की जगह फिर से 2 पाई/t, इनटू में जो भी हमारा टाइम है, ये है कितना, आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो, इसको ब्रेक डाउन करो, वेलोसिटी कितनी है 3.142 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी को हमने लिख लिया, v इज इक्वल टू, क्योंकि v है ना, तो v को यहाँ पे लिखा हमने कितना 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाई कितना होता है 3.142, 3.14 लिखते हैं बट 3.142 हो सकता है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय टी, टाइम पीरियड कितना है 12 सेकंड्स, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय ए तो हमें निकालना है, एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता अभी तक कितना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमें अभी तक नहीं पता कितना है, इंटू ए कॉस, कॉस को ही रहने देते अभी, मल्टीप्लाइड बाय, अब 3.142 से 3.142 एक बार निकल जाएगा, तो 2 पाई को रहने देते हैं, पाई को रहने देने का क्या रीजन है, हमारा इंटेंशन क्या है, इसको हम रेडियन में सॉल्व कर लेंगे, समझ गए, कॉस के साथ पाई लग गया, पाई मतलब रेडियन वाला पाई, पाई मतलब 180 रख के वही चीज करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 टी टाइम पीरियड, इनटू में स्मॉल टी कितना है आफ्टर 2 सेकंड्स, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया 2, इस पूरे को तुम सॉल्व करो, 3.142 से 3.142 काटो, एंड देन 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 4/144, कॉस 2 पाई, कॉस निकलेगा यहाँ से, एम्पलीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लेगा आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े सबके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, मतलब एक्स निकालना है हमें। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुम्हें क्या कहा था, के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। ये फॉर्मूला तुम्हें पहले नहीं लिखा था तो अब लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। के की जगह बस हमने एम ओमेगा लिखा है, एम ओमेगा स्क्वायर, स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह। टोटल एनर्जी कितना होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था। ये होती है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, तो हाफ इनटू टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल है ना, मैथ से इतना तो कर ही लोगे। हाफ से हाफ काटो, क्या बच रहा है हमारे पास? एम से एम भी कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर भी कट गया, टू यहाँ पे बचा, तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स कितना आ जाएगा? ए अपॉन में ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टू यहाँ पे आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर दो स्क्वायर से स्क्वायर हटा के, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। ये बेसिकली ऐसे था, ए बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ ले गए, तो ये एक्स हो गया, ये स्क्वायर हट गया, ये रूट बन के कितना बचा? ए अपॉन में टू का तो रूट टू ही होगा, तो ए अपॉन में रूट टू, ठीक है? चलो, ए अपॉन में रूट टू, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सिंपल है ना? गुड इवनिंग प्रियम, लेट हो गया यार क्लास के लिए। अब तो खत्म होने वाली, लास्ट क्वेश्चन करने वाले अब हम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ये पार्ट क्लियर हो गया? कैसा है आंसर? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो हाफ इंटू, ये हाफ है ऑफ टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हमें निकालना क्या था? एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये पूछा था ना हमसे क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर का हमें निकालना था। तो कैसे निकालेंगे? ओमेगा से ओमेगा कट गया, एम से एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, एक्स कितना बचा? ए अपॉन में रूट टू, या फिर एक्स स्क्वायर था हमारे पास, ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है? तो एक्स कितना आया हमारा? ए बाय रूट टू, ठीक है? चलो, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 kg कॉलर इज अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर, मतलब के दे दिया है तुम्हें, मास भी दे दिया, एम आ गया है एंड के आ गया है, ठीक है? फ्रिक्शन ओवर हॉरिजॉन्टल रॉड, द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर्स, एक्स इज इक्वल टू 10। टाइम पीरियड पूछ रहा है, टी कैपिटल टी। टी कितना होता है? 2 पाई इंटू रूट एम बाय के, है ना? टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई इंटू रूट एम बाय के, ये सारे फॉर्मुलास तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। 2 पाई को रहने दो। मास कितना है? 5 kg, ऐसा यूनिट में है, 500 न्यूटन पर मीटर के की वैल्यू है, दिया हुआ है सारा डेटा में। 5/500 करो, 1/100 आएगा, 1/100 का रूट कितना होगा? 1/10, तो 2 पाई बाय 10 आएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। सॉल्व करो, 2 से 10 काटो, इसको बचेगा पाई बाय 5, पाई बाय 5 सेकंड आएगा आंसर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, नीट में तो इसी लेवल के आएंगे, से टफ नहीं आएंगे, ठीक है? बाकी प्रीमियम डीपीपी एंड फ्री डीपीपी सॉल्व कर लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसको रिपीट करना है तो वो बताओ, वरना फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है जो तुम्हें समझ में ना आया हो पूरे लेक्चर में, या फिर कुछ है जो तुम बताना चाहते हो, तुम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? क्लियर है ना सब कुछ? चलो, वेरी गुड। 15 को तुम्हारा टेस्ट है, सिलेबस शायद तुम्हें मिल गया होगा, वरना नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कल तुम्हारी क्लास है एक और। अभी देखो, एसएचएम अगर तुम ना पढ़ते तुम्हें वेव्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक है? अगर तुम एसएचएम ना पढ़ते तो तुम्हें वेव्स बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसलिए एसएचएम अब हमारा आज कंप्लीट हो गया, तुम्हें फ्री डीपीपी मिलेगी, फ्री डीपीपी एंड क्लास के क्वेश्चंस बार बार अच्छे से रिवाइज करना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे सारे फॉर्मूले। उसके बाद फिर हम कल वेव्स पढ़ लेंगे, वेव्स को कंप्लीट कर लेंगे कल, ठीक है? वेव्स को कल हम कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट में। दो चैप्टर हमारे हो जाएंगे लगातार, उसके बाद एक दो दिन का ब्रेक देके हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? लास्ट में कल वेव्स होगा तुम्हारा, फिर परसों नहीं, परसों के बाद वाले दिन हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी 12th क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी एंड 11th भी कंप्लीट हो जाएगी। तो तब सारे डायमेंशंस, सारी चीजें तुम आसानी से समझ पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, तो उसको तो अटेंड कर ही लेना, वहां से बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं तुम्हें बता दूंगा। वेव्स के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, बट हाँ सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, चलो। इसमें से मेन क्वेश्चन बना डॉपलर इफेक्ट का, वो तो हट ही गया सिलेबस से। कोई बात नहीं, चलो एंड करते हैं फिर लेक्चर को, ठीक है ना? कमेंट्स मेरे को बता देना कैसा लगा लेक्चर तुम्हें। कुछ अगर इंप्रूव करना हो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो। बेस्ट ऑफ लक। एंड कर देते लेक्चर को। ओके ओके, गुड नाइट।